नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में बच्चों आपको स्वागत करते हैं। यह क्लास नंबर 27 है। यदि बच्चों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लें। बच्चों यदि ए स्टेट और बीपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं म्यूजिक से तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की क्लास में बच्चों हम लोग जिक्र करेंगे TRE1 बीपीएससी TRE1 में पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह लाएं बच्चों, क्योंकि बहुत जल्द आप लोग सभी का स्टेट और बीपीएससी का एग्जाम होगा। अतः प्रतिदिन आप इस चैनल पर सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे बच्चों क्लास को जरूर ज्वाइन किया कीजिए। और पेड फॉर पीडीएफ कोर्स चल रहा है बच्चों, इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करके पीडीएफ खरीद सकते हैं। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे। प्रश्न है कि गीत तथा आलाप में विभिन्न छोटे छोटे भागों को क्या कहते हैं। ए में आपका विदारी है, बी में अल्पत्व है, सी में बहुत्व है, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में डाला कीजिए, क्योंकि जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में डाल देते हैं उसका आंसर आपको निश्चित याद हो जाएगा। तो मित्रों गीत तथा आलाप में विभिन्न छोटे छोटे भागों को क्या कहते हैं, तो विदारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। निम्नलिखित कितने सिद्धांत के आधार पर रागों का समय निश्चित किया गया है। ए में आपका 6 है, बी में आपका 4 है, सी में आपका 8 है, डी बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि निम्नलिखित कितने सिद्धांतों के आधार पर रागों का समय निश्चित किया गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको देना कमेंट्स में अति आवश्यक है, क्योंकि यह प्रश्न का आंसर बहुत बार बता चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा 4, मतलब ऑप्शन नंबर बॉल आपको क्या है सही है। ठीक है कि 4 सिद्धांत के आधार पर रागों का समय निश्चित किया गया है। रागों का कुल समय कितना है तो 8 है। ठीक है, चारों का आप नाम ध्यान से सुनिएगा। पहला आपको है अर्थदर्शक स्वर, दूसरा का है वादी संवादी स्वर, तीसरा का है बच्चों पूर्वांग उत्तरांग स्वर, और चौथा है रे ध कोमल तथा रे ध शुद्ध और ग नीक कोमल। इन्हीं चारों के आधार पर बच्चों रागों का समय निश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय वाद्यों का तीसरा प्रकार कौन सा है। भारतीय वाद्यों का तीसरा प्रकार कौन सा है। तो ए में सुशीर है, बी में तत् है, सी में आपका अवनद है, और डी में एक से अधिक, और सी में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आपको बताते चले कि सिस्टम नंबर से आपको पूछा हुआ है कि चौथा नंबर पर कौन से वाद्य के प्रकार आएंगे। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा अवनद है। सॉरी तीसरा नंबर पर अवनद आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय वाद्यों का तीसरा प्रकार जैसे अवनद वाद्य का है, इनमें चमड़े का खाल पर जैसे आघात करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ठीक है, अवनद वाद्य के कुछ आपको एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे तबला, पखावज, ढोलक, डमरू, नगाड़ा, भेरी, नाल, इडिका, इस सभी के सभी जो है से अवनद वाद्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए। वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है। वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है। तो वादी ए या समवादी, या सी में अनुवादी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि वादी के बाद जो है आपको समवादी जो है से मुख्य स्वर के अंतर्गत आता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। इनमें से लय के प्रकारों का नाम बताइए। इनमें से लय के प्रकारों का नाम बताइए। ए में आपका विलंबित लय, बी में मध्य लय, सी में द्रुत लय, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि इनमें से लय के प्रकारों का नाम बताइए। तो बताइए बच्चों इनमें से कौन है जो लय के अंतर्गत आता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। बाद के सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ध्यान दीजिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि विलंबित भी लय है, द्रुत भी लय है। ठीक है, इस प्रकार क्या आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा बारीकी से। ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। ए में आपका भैरव, बी में बच्चों आपका बिहार, और सी में तिलवाड़ा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग होता है। तो मित्रों आपको बताते चले
कि ख्याल के साथ जो है तिलवाड़ा ताल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर करिएगा। प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिए कि वाद्यों का अंतिम प्रकार है। वाद्यों का अंतिम प्रकार है, ए में आपका सुशील वाद है, बी में घन वाद है, सी में अवनद वाद है, डी बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि वाद्यों का सबसे अंतिम प्रकार कौन सा है। तो मित्रों को बताते चले कि वाद्यों का सबसे अंतिम प्रकार जो होता है घन वाद होता है, जिसको जैसे धातु के प्रयोग से बनाया जाता है। तो मित्रों वाद्यों का सबसे अंतिम प्रकार कौन हो गया, अंतिम मतलब चौथा, ठीक है। तो मित्रों इसका क्या हो जाएगा, घनवाद। आपको बताते चले कि सबसे पहला सुशील होता है, उसके बाद तत् होता है, उसके बाद अवनद होता है, उसके बाद घनवाद होता है। तो सबसे अंतिम मतलब चौथा क्या हो जाएगा, घनवाद हो जाएगा। घनवाद का कुछ आपको एग्जाम्पल दे बच्चों, बारीकी से ध्यान दीजिएगा। जैसे मजीरा घनवाद के अंतर्गत आता है, झांझ घनवाद के अंतर्गत आता है, करताल, जल तरंग, नल तरंग, ये सब सभी के सभी जैसे घनवाद के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न मित्रों, गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर क्या बना है। गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर क्या बना है। ए में आपका ईत है, बी में आपका बीत है, सी में संगीत है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कि गीत शब्द में सम लगाकर संगीत का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों प्रश्न में ही जैसे इसका आंसर छुपा हुआ था। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांत निश्चित हुए हैं। श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांत निश्चित हुए हैं। ए में आपका बच्चों ऑप्शन है 3, बी में आपका है 4, सी में 5, डी में 2। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा, श्रुति और स्वर की तुलना में निम्नलिखित कितने सिद्धांत निश्चित हुए हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर 3 सिद्धांत जैसे निश्चित हुए हैं। तीनों सिद्धांतों का आपको नाम बता देते हैं। पहला है श्रुति 22 होती है और स्वर 7 या 12, ठीक है। श्रुति 22 होती है और स्वर जो है 7 या 12, जिसमें 7 जो है शुद्ध स्वर है, कुल स्वरों की संख्या 12 है। दूसरा का बच्चों श्रुतियों का परस्पर अंतराल या फासला। तीसरा का है कण, मिंड और सूत्र द्वारा जब तक कि किसी सुरीली ध्वनि को व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। 10 मात्रा की ताल का नाम है, मतलब किस ताल में 10 मात्राओं का प्रयोग होता है। एक ए में है 1 ताल, बी में 4 ताल, सी में झप ताल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि 10 मात्रा की ताल का नाम है। तो मित्रों आपको बताते चले कि 10 मात्रा की ताल का नाम झप ताल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। ताल की कितनी जातियां हैं। ताल की कितनी जातियां हैं। इस प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत दीजिए कि ताल की कितनी जातियां हैं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आप नहीं देते हैं तो बहुत ही दुख की बात है कि ताल की कितनी जातियां हैं। तो मित्रों आपको बताते चले, ए में आपका 6 है, बी में 7 है, सी में 5 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों ताल की कितनी जातियां हैं। तो बच्चों आपको बताते चले कि ताल की कुल 5 जातियां। ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि गमक के कितने प्रकार हैं। इस प्रश्न का आंसर लगता है कि हम इतना बार बता चुके हैं, इसका वर्णन भी किया जाए तो कम पड़ेगा। और इस आज के क्लास में सभी बच्चों का आंसर कमेंट्स में लगातार देना है, क्योंकि हम टेस्ट ही आपको ले रहे हैं और अंतिम आपको जरूर बताना है कि आपका कितना नंबर सही हुआ। ठीक है, कितना आपको क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। ए में आपका 15 है, बी में 20 है, सी में 28 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों गमक के कुल जो प्रकार है 15 प्रकार है, मतलब ए पर आंसर आपका सही है। सभी लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। प्राचीन काल में 2 प्रमुख ग्रंथकार कौन से हुए। प्राचीन काल में 2 प्रमुख ग्रंथकार कौन से हुए। ए में आपका अहोबल साहब और नारद साहब, बी में भरत साहब सारंग देव, सी में मतंग साहब और बृहदेशी बृहस्पति देव, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाए कि प्राचीन काल में 2 प्रमुख ग्रंथकार जो थे, आपको क्लियर कीजिएगा, भरत साहब और सारंग देव थे। भरत साहब और सारंग देव थे। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के कितने आधार हैं। स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के लिए कितने आधार है। ए में आपका 3 है,
बी में आपका 4 है, सी में 5 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि स्वरों की आंदोलन संख्या मालूम करने के लिए कितने आधार हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर 3 आधार माने गए हैं। ठीक है, तीनों का नाम आप ध्यान से सुनिएगा। पहला है आपको जिस स्वर की आंदोलन संख्या मालूम करनी हो उसके तार की लंबाई का नापना। दूसरा का आप याद रखिए कि सरज स्वर के तार की लंबाई, और तीसरा का सरज स्वर की आंदोलन संख्या। यही तीनों के माध्यम से बच्चों हम आंदोलन संख्या मालूम करते हैं। अगला प्रश्न है कर्नाटकी संगीत में बिलावल और कल्याण थाट को किस नाम से जाना जाता है। ए में आपको घर हर हर प्रिया, घर हर प्रिया, बी में हनुमंत तोड़ी और गमन प्रिया, सी में है धीर शंकर भरण और मेचक कल्याणी, और डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का याद हो जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धीर शंकर भरण और मेचक कल्याणी, सी आंसर आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिए बच्चों कि इनमें से किस रागों में मध्यम वादी स्वर है। इनमें से किस रागों में मध्यम वादी स्वर है। ए में आपका केदार है, बी में भीम पलाश है, सी में बागेश्वरी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। इनमें से किस रागों में मध्यम वादी स्वर है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिए। प्रश्न है मित्रों की ध्वनि, ध्वनि को क्या बोलते हैं, नाद की दृष्टि से स्वर स्थानों का स्पष्टीकरण करने के लिए कितने साधन हुए हैं। ए में आपका 3 है, बी में आपका 4 है, सी में 2 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ध्वनि की दृष्टि से स्वर स्थानों का स्पष्टीकरण करने के लिए कितने साधन हुए हैं। तो मित्रों यदि आपको इस प्रश्न का आंसर याद है तब कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 2। ठीक है, दोनों का आप नाम ध्यान से सुन सकते हैं। पहला प्रत्येक ध्वनि के 1 सेकेंड में होने वाले तुलनात्मक आंदोलन बताना। दूसरा का बच्चों बीना के बजाने वाले तार की लंबाई के विभिन्न भागों के ध्वनि की ऊंचाई नीचाई बताना। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे कि मेल खाते हुए स्वरों के एक साथ बजाने को क्या कहते हैं। ठीक है, ए में आपका कॉर्ड है, बी में स्लर है, सी में टर्न है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को क्या कहते हैं। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्ड कहा जाता है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कॉर्ड के तीनों स्वर एक साथ बजाया जाना क्या कहलाता है। कॉर्ड के तीनों स्वरों को एक साथ बजाया जाना क्या कहलाता है। ए में बच्चों आपका ऑप्शन है ट्रायड, बी में वायड, सी में लॉयड, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कॉर्ड के तीनों स्वरों को एक साथ बजाए जाने को क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, देखिए जिस प्रश्न का आंसर है प्रश्न का आंसर कमेंट्स में दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ट्रायड। ट्रायड कहने का मतलब कि एप्पल आंसर आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे कि शुद्ध राग किसे कहते हैं। शुद्ध राग किसे कहते हैं। ए में आपका है जिन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन शुद्ध रूप से नहीं होता है। ठीक है, बी में है बच्चों आपका कि जिन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन अशुद्ध रूप से होता है। सी में है जिन रागों में शास्त्र के नियमों का पालन शुद्ध रूप में होता है। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, बारीकी से केयर कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, जिन रागों में शास्त्रों के नियम का पालन शुद्ध रूप में होता है उसे हम शुद्ध राग कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाता है। ए में आपका अभोग है, बी में तान है, सी में विभाग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभक्त करना क्या कहलाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो आंसर आप कमेंट में तुरंत आंसर दिया कीजिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विभाग, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो वह क्या कहलाता है। ए में आपका जाति है, बी में यति है, सी में पकड़ है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिसे किसी राग का बोध हो वह क्या कहलाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, पकड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पकड़। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे। अगला प्रश्न है कि जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपनी शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा कुछ नई बातें जोड़ता है वह क्या कहलाता है। ए में है बच्चों आपका ऑप्शन गायक, बी में है मित्रों आपका नायक, सी में गीत और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपनी शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा कुछ नई बातें जोड़ता है उन्हें उसको जो बोला जाता है मित्रों गायक बोलते हैं। एप्पल आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि ध्वनि का आधार क्या है। ध्वनि का आधार क्या है। ए में आपका ताल है, बी में आपका वाद्य है, सी में कंपन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ध्वनि का आधार क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ध्वनि का जो मुख्य आधार है कंपन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि पाश्चात्य संगीत किस पे आधारित है। पाश्चात्य संगीत किस पर आधारित है। ए में आपका हारमोनी है, बी में मेलोडी है, सी में राग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि पाश्चात्य संगीत किस पे आधारित है। तो मित्रों आपको बताते चले कि पाश्चात्य संगीत जो मित्रों आधारित है आपको हारमोनी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों राग के गाने का स्थूल समय किससे ज्ञात होता है। राग के गाने का स्थूल समय किससे ज्ञात होता है। ए में आपका वादी, बी में वर्जक, सी में संवादी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग के गाने का स्थूल समय ज्ञात किससे होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में आंसर तुरंत दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल, वादी कहते हैं। क्या कहते हैं, वादी। इस प्रकार अगले प्रश्न को केयर कीजिएगा। मानव जीवन में संगीत है। मानव जीवन में संगीत है। ए में आपका संपूर्ण विकास करता है, बी में आध्यात्मिक लाता है, सी में घनिष्ठता को जोड़ता है, डी बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि मानव जीवन में संगीत है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब डी नंबर आंसर आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग है। ए में आपका देशकर है, बी में यमन है, सी में सोहनी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग है। तो मित्रों आपको बताते चले कि राग भूपाली का सम प्राकृतिक राग जो है मित्रों देशकर है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राग खमाज का वादी सम्मादी है। राग खमाज का वादी सम्मादी है। तो मित्रों ए में आपका सा और म, बी में ग और नी, सी में रे और प और डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है। तो राग खमाज का वादी स्वर मित्रों ग और नी, ऑप्शन नंबर बॉल आपका सही है। ठीक है, यदि मित्रों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों और अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दिया कीजिए। प्रश्न है कि उत्तर संगीत पद्धति का शुद्ध ग दक्षिण पद्धति के समान है। अंतर ग, शुद्ध ग, सी में साधारण ग और डी बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतर ग। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिए। भारत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां हैं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है कि भारत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां प्रचलित है। ए में आपका 2 है,
बी में आपका 3 है, सी में आपका 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भारत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां ऐसे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आप दोनों का नाम मतलब मित्रों जान सकते हैं। पहला का नाम है उत्तरी संगीत पद्धति और दूसरा का नाम है दक्षिणी संगीत पद्धति। दक्षिणी संगीत पद्धति को कर्नाटक संगीत पद्धति के नाम से जाना जाता है, जबकि उत्तरी संगीत पद्धति को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं? ए में गायक है, बी में नायक है, सी में वाग्यकर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि जो व्यक्ति पद रचना व स्वर, ठीक है, स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उसे वाग्यकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। कोमल स्वर कितने हैं? कोमल स्वर कितने हैं? ए में आपका 3 है, बी में 7 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कोमल स्वर कितने हैं? तो मित्रों आपको बताते चले कि जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए। तो कोमल स्वरों की कुल संख्या जो है बच्चों 4 है। कितना है? 4 है। चारों का नाम आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, पहला कोमल ऋषभ, दूसरा का कोमल गंधार, तीसरा का है बच्चों कोमल धैवत और चौथा है कोमल निषाद। ठीक है, इस प्रकार 4 कोमल स्वरों का नाम आपको हम बता दिए। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय के कितने भाग हैं? देखिए प्रश्न में एक ऑप्शन आंसर छुपा हुआ कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय, तो कितना टिक करिएगा 36। ठीक है, परंतु कितने अध्याय हैं? असल 36 अध्याय है में कितने भाग है? ए में आपका 5 है, बी में 3 है, सी में 2 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा कि नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय में कितने भाग हैं? तो मित्रों आपको बताते चले कि कुल भागों की संख्या आपको 3 है। ऑप्शन नंबर बॉल आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि मेल स्वर समूह स्याद्रांग व्यंजन शक्तिमान किस ग्राम में कहा गया है? ए में आपका संगीत राज, बी में संगीत परिजात, सी में संगीत रत्नाकर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर। ठीक है मित्रों, अब सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए। इसका प्रश्न अगला है कि किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? ए में आपका अनुवादी, बी में विवादी, सी में अवादी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? तो मित्रों आपको बताते चले कि विवादी स्वर का जो है से प्रयोग बहुत कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ए में आपका बच्चों ऑप्शन है लखनऊ और बनारस, बी में ग्वालियर और दिल्ली, सी में आगरा और लखनऊ, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है? तो मित्रों आपको बताते चले कि लखनऊ घराना और बनारस घराना जैसे ठुमरी के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न मित्रों, ताल किसे कहते हैं? बताइए कमेंट से फर्स्ट आंसर बताया कीजिए कि ताल किसे कहते हैं। ए में आपका नायक और नायकियों के भेद को, बी में ध्वनि मापने के तरीका को, सी में समय को मापने का तरीका को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों ताल किसे कहते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट में तुरंत आंसर दीजिए कि ताल किसे कहते हैं। तो मित्रों ध्यान से सुनिए कि समय मापने का एक तरीका को हम क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों, इनमें से तत्वाद्य कौन सा है? इनमें से तत्वाद्य कौन सा? ए में बांसुरी है, बी में शंख है, सी में तानपुरा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कि कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें तार का प्रयोग किया जाता है, उसको तत्वाद्य कहते हैं। तो मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तानपुरा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। तानपुरा में कुल तारों की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। अगला प्रश्न मित्रों बारीकी से क्लियर करिएगा कि सप्तक के द्वितीय भाग को क्या कहते हैं? सप्तक के द्वितीय भाग को क्या कहते हैं? ए में आपका उत्तरांग, बी में पूर्वांग, सी में राग,
डी में है बच्चों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि सप्तक के द्वितीय भाग को क्या कहते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। सप्तक के द्वितीय भाग को उत्तरांग कहते हैं, पहले भाग को पूर्वांग कहते हैं। इस प्रकार अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिए। गीत का द्वितीय भाग क्या कहलाता है। गीत का द्वितीय भाग, यहाँ सप्तक के द्वितीय भाग, तो यहाँ पर प्रश्न लाएं कि गीत का द्वितीय भाग क्या कहलाता है। ए में आपका भोग है, बी में अंतरा, सी में संचारी है, सी में उपयुक्त में से एक से अधिक है और डी बच्चों उपयुक्त में से डी में जो आपका ऑप्शन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर अब तक आप लोग बहुत सही तरीका से मित्रों सभी प्रश्न का आंसर आप लोग दे रहे, इसके लिए सभी को धन्यवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, केयर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी अंतरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरा। ठीक है, गीत का द्वितीय भाग को क्या कहते हैं? अंतरा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संचार करके आगे स्वर पर आघात करके लौटना किस गमक का लक्षण है। गमक कितने, कुल कितने हैं? 15 है। तो ध्यान दीजिएगा, संचार करके आगे स्वर पर आघात करके लौटना किस गमक का लक्षण है। ए में आपका उल्लासित, बी में आहत, सी में विलंबित, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तत्काल दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आहत कहते हैं। क्या कहते हैं? आहत है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा मित्रों कि झपताल की दुगुन एक आवर्तन में कितनी मात्राओं में होगा। झपताल की दुगुन एक आवर्तन में कितनी मात्राओं में ही होगा। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि झपताल की दुगुन एक आवर्तन में कितनी मात्राओं में होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए कि नाट्य शास्त्र में वृंद को निम्न संज्ञा दी गई है। नाट्य शास्त्र में वृंद को कौन सी संज्ञा दी गई है। ए में बच्चों आपका ऑप्शन है कुतुप, ठीक है, बी में बच्चों आपका ऑप्शन है वृंद, सी में है आतोध और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि नाट्य शास्त्र में वृंद को निम्न में से निम्न संज्ञा दी गई है। तो इस प्रश्न का आंसर बच्चों आपको याद है तब कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा कुतुब, हो जाएगा एप्पल, आंसर आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है। ए में आपका 4 है, बी में 6 है, सी में 7 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फटाफट आप लोग इसी तरीका से कमेंट में आंसर दिया कीजिए और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया कीजिए। तो दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों को बताते चले कि दादरा ताल में कुल मात्राओं की जो संख्या होती है मित्रों 6 होती है। ऑप्शन नंबर बॉल आपका क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तम वाग्यकर के गुण किस ग्रंथकार ने बताए हैं। ए में आपका मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में सारंगदेव, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि उत्तम वाग्यकार के गुण किस ग्रंथकार ने बताए हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सारंगदेव साहब। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि पंडित सारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में उत्तम वाग्यकर के 28 गुण बतलाए हैं। कितने गुण बतलाए हैं? 28 गुण बतलाए हैं। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। अकबर बादशाह के दरबार में कितने महागुणी रहते थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों कि अकबर के दरबार में अकबर बादशाह के दरबार में कितने महागुणी रहते थे। में आपका 5 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अकबर के दरबार में कितने महागुणी रहते थे। तो मित्रों आपको बताते चले कि अकबर के दरबार में 4 महागुणी मतलब 4 सबसे अधिक विद्वान थे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। ठीक है, ऑप्शन में कितना सही है? बी नंबर। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कौन कौन थे चारों। पहला है ब्रजनंद ब्राह्मण, ठीक है, डागुर गांव के निवासी। तो दूसरा का है बच्चों तानसेन और तीसरा का है राजा समोखन सिंह। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा।
संगीत में दो स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? संगीत में दो स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? में गुणातर है, बी में वादक है, सी में स्वर अंतर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संगीत में दो स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो मित्रों कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए कि संगीत में दो स्वरों के पारस्परिक संबंध को हमको मित्रों बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, गुणोत्तर। गुणोत्तर कहने का मतलब है कि एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, आवर्तन का संबंध किससे है? ए में आपका ताल है, बी में तान है, सी में वादी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि आवर्तन का संबंध किससे है? तो मित्रों ए में ताल है, बी में तान है, सी में वादी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, ताल। क्या हो जाएगा? ताल। ठीक है। प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा, हिंदुस्तानी संगीत के तीव्र मध्यम मतलब में, ठीक है, तीव्र मध्यम इसको बोलते हैं, ठीक है, कर्नाटकी संगीत में किस नाम से जाना जाता है? ए में आपका अंतर है, बी में कौशिक है, सी में प्रतिमा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों सभी प्रश्न का कोशिश कीजिए कि कमेंट्स में आंसर देते रहें। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, प्रतिमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध नी दक्षिणी संगीत पद्धति के किस समान कहा है? ठीक है, ए में आपको कौशिकी, बी में काकलिनी, सी में जुदनी, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध नी दक्षिणी संगीत पद्धति के समान है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काकलिनी। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, 5 स्वरों के प्रयोग से कौन सी जाति बनती है? 5 स्वरों के प्रयोग से कौन सी जाति बनती है? ए में आपका है साडव, बी में आडव, सी में संपूर्ण, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चले कि 5 स्वरों के प्रयोग से जैसे ऑडो जाति का निर्माण होता है, साडो में 6 होता है, संपूर्ण में 7 होता है, ऑडो में 5 होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा कि स्वरों के नियमानुसार उलट पुलट रचना को क्या कहते हैं? स्वरों के नियमानुसार उलट पुलट रचना को क्या कहते हैं? ए में आपका आकार है, बी में अलंकार है, सी में जाति है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि स्वरों के नियमानुसार उलट पुलट रचना को क्या कहते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको बॉल, मतलब अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, उर्दू या फारसी भाषा के गीत किसमें पाए जाते हैं? ए में भजन में, बी में आपको ठुमरी, सी में गजल, डी में एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में तुरंत देना चाहिए कि उर्दू या फारसी भाषा गीत किसमें पाए जाते हैं? तो मित्रों गजल में पाया जाता है। किसमें पाए जाते हैं? गजल में पाए जाते हैं। गजल का अधिकांश भाग जो होता है, अधिकांश वर्णन जो होता है, ठीक है, आपको जैसे उर्दू और फारसी में ही होता है। ठीक है, गजल रूपक, पश्तो, दीपचंदी तथा दादरा कहरवा ताल में गाई जाती है। प्रश्न पूछ सकता है कि गजल जैसे कौन कौन सी ताल में गाई जाती है? तो दीपचंदी ताल में, दादरा में, कहरवा में, इस समय क्या किया जाता है कि गजल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत का आधार कौन सा नाद है? इस प्रश्न का आंसर आपको तुरंत आंसर देना चाहिए कि संगीत का आधार कौन सा नाद है? ए में अपाहत है, बी में अनाहत है, सी में दोनों सही है, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में तुरंत आंसर देना चाहिए कि संगीत का आधार कौन सा नाद है। तो मित्रों आपको बताते चले कि संगीत का जो आधार जो माना गया है वो आपको आहत नाद को माना गया है। नादों की कुल संख्या कितनी है? 2 है। नादों की विशेषताएं कितनी है? तो 3 है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं? ए में आपका आंदोलन है, बी में दोलन है, सी में ध्वनि है, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट में तुरंत आंसर दिया कीजिए कि संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आंदोलन। एप्पल आंसर क्या है? सही है।
जैसे क्वेश्चन देखिए आप कमेंट से तुरंत आंसर दिया कीजिए। कौन कौन से स्वर कोमल भी होते हैं, कौन कौन से स्वर कोमल भी होते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है रे गा धा नी, बी में रे मा धा नी, सी में रे गा पा नी और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाए रे गा धा नी, ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि कौन कौन से स्वर अचल स्वर कहलाते हैं, कौन कौन से स्वर अचल स्वर कहलाते हैं। ए में आपका ऑप्शन है सा और प, बी में म और प, सी में है सा और म, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कौन कौन से स्वर अचल स्वर कहलाते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि सा और प जो है अचल स्वर के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार बच्चों आज की क्लास में जिक्र कर रहे प्रीवियस ईयर जैसे TRE 1 में पूछे प्रश्नों का संग्रह लाए हैं। 3 सप्तक के नाम क्या है बताइए फट से कमेंट आंसर। ए में मंद्र मध्य तथा तार, बी में नीच मध्य तथा ऊंच, सी में षडज मध्य तथा पंचम, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। आप तुरंत क्वेश्चन देख करके आंसर का टिक आउट करना अति आवश्यक है। तो तीनों सप्तक के नाम है बच्चों मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक तथा तार सप्तक। ए पर आंसर आपका क्या है सही है। अगला प्रश्न मित्रों इनमें से किस राग में ग नि स्वर कोमल लगते हैं, इनमें से किस राग में ग नि स्वर कोमल लगते हैं। ए में आपका यमन है, बी में बिलावल है, सी में काफी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि इनमें से किस राग में ग नि स्वर कोमल लगते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काफी में, ठीक है, कि काफी राग में जैसे ग नि स्वर कोमल लगते हैं। अगला प्रश्न बच्चों राग यमन के वादी संवादी स्वर बताइए। राग यमन के वादी संवादी स्वर क्या है। ए में आपका स और प, बी में स और म और सी में ग और ध, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग यमन के वादी संवादी स्वर बताएं। तो मित्रों आपको बताते चले कि राग यमन का जो वादी संवादी स्वर है इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न मित्रों जो आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, केयर कीजिएगा कि प म ग म, ठीक है, प म ग म ग रे सा से किस राग का बोध होता है। ए में आपका यमन, बी में बिहाग, सी में असावरी, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फर्स्ट आप क्वेश्चन को देखिए कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर आपका क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि कौन दो स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं। सा और म, बी में सा और प, सी में है म और प, डी बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कौन से दो स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी म और प, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि सा म और प की कितनी कितनी श्रुतियां मानी जाती है। ए में आपका प्रत्येक की 2, बी में प्रत्येक की 3, सी में प्रत्येक की 4, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि सा म और प की कितनी कितनी श्रुतियां मानी जाती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक की 4 श्रुतियां मानी जाती है, ठीक है मित्रों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि किस राग के वादी संवादी में स्वाद भाव नहीं है, ठीक है, किस राग के वादी संवादी में स्वाद भाव नहीं है। ये में है आपका 8 से 10, बी में 9 से 13, सी में 10 से 15, डी में बच्चों 4 से 16, सॉरी 4 से 6। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, आपको कमेंट्स में आंसर भी देना अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 से 13, ठीक है, किस राग के वादी संवादी में संवाद भाव नहीं है। तो 9 से 13 में। अगला प्रश्न मित्रों केयर कीजिएगा कि धमार ताल कितनी मात्राओं की होती है। ए में आपका 10 है, बी में 14 है, सी में 15 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि धमार ताल कितनी मात्राओं का होती है।
तो मित्रों आपको बताते चले कि धमार ताल 14 मात्रा की होती है। ऑप्शन नंबर बॉल आपका क्या है, सही है मित्रों। आप इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है। ये भी प्रश्न का आंसर मित्रों बहुत बार बता चुके हैं कि किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है। ये में आपका ध्रुपद है, बी में ख्याल है, सी में टप्पा है, डी बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए पर ध्रुपद में। ठीक है, किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है, तो ध्रुपद के साथ होती है। अगला प्रश्न मित्रों, सारंग देव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ है, मतलब सारंग देव साहब जो इनमें से कौन सी किताब को लिखे हैं। ये में आपका विदेशी, बी में नाट्य संगीत रत्नाकर, सी में नाट्य शास्त्र, डी बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तत्काल दिया कीजिए ताकि आपको 100% उस प्रश्न का आंसर याद हो जाए। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बॉल। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, सारंग देव हैं। अगला प्रश्न है, राग खमाज के गाने का समय है, मतलब राग खमाज जो है कब गाया जाता है। रात्रि के द्वितीय प्रहर में, रात्रि के प्रथम प्रहर में, सायंकालीन में, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग खमाज के गाने का समय क्या है। तो मित्रों आपको बताते चले कि राग खमाज के गाने का जो समय है, ये पल इसका आंसर सही है, रात्रि का द्वितीय प्रहर। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों, इनमें से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है बच्चों, ये ऑप्शनली प्रश्न है, आपको ऑप्शन के अनुसार आंसर 100% देना होगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ये में झपताल में 12 मात्रा होती है। ठीक है, बी में बच्चों झपताल में 3 तालियां होती है, सी में झपताल में 6 विभाग होते हैं, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चले कि क्वेश्चन नंबर 71 है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपका झपताल में कुल 3 तालियां होती है। झपताल में कितनी तालियां होती है, 3 तालियां होती है। यदि मित्रों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं बच्चों, तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों इसे अपना स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए। ठीक है, प्रश्न है, पुरिया राग किस ठाट का है। पुरिया राग किस ठाट का है। ए में आपका पूर्वी, बी में मारवा, सी में काफी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पुरिया राग किस ठाट का है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में तुरंत देना चाहिए। पुरिया राग जो है आपको मारवा ठाट का है, ऑप्शन नंबर बॉल आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, राग असावरी में कोमल स्वर लगते हैं। राग असावरी में कोमल स्वर लगते हैं। ए में आपका रे धनी, बी में रे गानी, सी में ग धनी, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि राग असावरी में कोमल स्वर लगते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग धनी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। ए में 5 है, बी में 3 है, सी में 2 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ई नंबर। क्या हो जाएगा, ई कहने का मतलब है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको कमेंट्स में आंसर जरूर देना चाहिए बच्चों इस प्रश्न का। बांसुरी किस वर्ग का वाद्य है। इस प्रश्न का आंसर तब तक तत्काल दीजिए। और मित्रों तब तक एक बात बताते हैं कि इसी चैनल पर आर्ट ऑफ टीचिंग बाल विकास का मैम शिवानी प्रत्येक दिन बच्चों ले रहे हैं क्लास को, अतः आप 7 बजे शाम में क्लास को जरूर ज्वाइन करें। एक चीज आपको बताते चले कि जो 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग है वो सभी विषयों के लिए है। आपके जितने भी सगे संबंधित है किसी भी सब्जेक्ट से यदि स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैम शिवानी का जो है क्लास जरूर शेयर कर दीजिए ताकि 7 बजे वो भी पढ़ करके जैसे 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग में क्वालिफाई हो सके और उसमें नंबर ला सके ताकि उनको आराम से स्टेट रिजल्ट हो जाए। तो बांसुरी किस वर्ग का वाद्य है। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे सही दिए, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। तो बच्चों सुशील वाद्य एकदम सही है क्योंकि एयर के माध्यम से बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती हैं। ए में बच्चों आपका ऑप्शन है 44, बी में 48, सी में 56 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए कि 3 ताल के 4 आवर्तन में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों को बताते चले कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर आंसर आपका क्या है सही है।
अगला प्रश्न है, ध्रुपद गान में कितनी बानी का प्रचलन है? ध्रुपद गान में कितनी बानी का प्रचलन है? ए में आपका मित्रों 2 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ध्रुपद गान में कितने बानी का प्रचलन है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यदि आपको याद है तो तुरंत आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिए बच्चों कि राग मारवा का वर्जित स्वर है। राग मारवा का वर्जित स्वर है, ए में आपका म है, बी में आपका ध है, सी में प है, डी बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग मारवा का वर्जित स्वर क्या है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि राग मारवा का जो है बच्चों वर्जित स्वर आपका प है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है मित्रों? सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तत्काल दिया कीजिए। अगला प्रश्न मित्रों कि इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? ये भी मत बच्चों आपको ऑप्शनली प्रश्न है। किसी भी राग में मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन है। बी नंबर बच्चों आपका ऑप्शन है कि राग में आरोह और आरोह क्रम से रहते हैं। सी नंबर है सभी रागों में सदज आवश्यक नहीं होते हैं। डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों को बताते चलें, यदि इस प्रश्न का आंसर आपको याद आ रहा है तो कमेंट्स में दीजिए, अन्यथा आपको हम खुद बता देते हैं कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो सभी रागों में सदज आवश्यक नहीं है, यही सही नहीं है, बाकी सभी के सभी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों आज का अंतिम प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा बारीकी से। ठुमरी गायन शैली में निम्न तालों का प्रयोग होता है। ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है। ए में तिबरा, बी में धमार, सी में 4 ताल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ठुमरी गायन शैली में निम्न ताल का प्रयोग होता है। तो मित्रों यदि आपको इस प्रश्न का आंसर याद है तो कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों को बताते चले कि ठुमरी गायन शैली में किस ताल का प्रयोग होता है? तो इनमें से मतलब कोई आंसर सही नहीं। ई नंबर आपका क्या है? सही है। ठुमरी गायन शैली में निम्न में से किस ताल का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि आप चैनल पर बच्चों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मित्रों एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि बच्चों इतने सारे मित्र जो है हमारे मित्र वीडियो देखते हैं और लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं। अच्छा लाइक जरूर कर दिया कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और यूट्यूब हमको भी सपोर्ट करे जैसे हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लाइक बच्चों करना अति आवश्यक है। बच्चों इसे अपने स्टडी ग्रुप में या स्टेटस में जरूर लगा दिया कीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे पढ़ सके और सभी आगे की ओर बढ़ सके। इतने सारे बच्चे एक साथ मिल करके कमेंट्स में आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। सब कुछ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और पीडीएफ बच्चों या ई बुक यदि आप खरीदना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।